बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट के खसूसी एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कि क्या वो बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं। इस्टेब्लिशमेंट, सियासत और अदालत के बीच में क्या चल रहा है, ये रिजवान साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रिजवान साहब, मुझे बताइएगा कि अभी आप समझते हैं कि जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई डील होने का इम्कान है जिसका फ़ायदा इमरान खान साहब को रिहाई की सूरत में मिल सकता है? देखें, जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट की डील की तो एक बाज़गश्त है, लेकिन ये ऑलरेडी मेरा ख्याल एक पेज पे ही हैं। जो हायर जुडिशरी है और एस्टेब्लिशमेंट है, ये दोनों अलग अलग पेज पे नहीं है। माजी की तरह हमने देखा था कि एस्टेब्लिशमेंट अलग सोचती थी, जुडिशरी अलग सोचती थी। अब पिछले 2 साल में हमने देखा है कि सब एक जब से काजी फाइज ईसा का इरा आया तो उसके बाद ये एक पेज पे हो गए हैं। और अब तो जैसे याहिया अफरीदी के दौर में तो हमने देख रहे हैं कि कहते हैं ना, वो एक ही हो गए, यक जान यक कालिब। यक कालब हो गए और एक ही सफ में खड़े हो गए हैं। महमूद अयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई ना बंदा बंदा नवाज, तो नवाज। अब सब एक ही सफ में खड़े हैं। असल जो इशू है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से लोगों की तवक्कुआत है। लोग समझते हैं कि वो कोई डील करके बाहर नहीं आएंगे। अभी रिसेंटली आपने उनके बच्चों का इंटरव्यू देखा होगा, वो यकीनी तौर पे इसी चीज़ को ही उन्होंने अफर्मेटिव एक तरह से इस चीज़ को पाया तक मज़ीद लोगों की जो तवक्कुआत थी उसको मजबूत किया उन्होंने कि उनके वालिद जो है ना वो कोई डील नहीं करना चाहते और बगैर किसी डील के बाहर आएंगे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अलग हैं। देखिए, हम सिर्फ डील पे फोकस नहीं करेंगे, जो उसके अलावा जो चीज़ें आ रही हैं वो मुख्तलिफ आ रही हैं। अब देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अचानक एक दरख्वास्त दायर होती है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एक दरख्वास्त दायर करते हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि जी जिस तरह नवाज शरीफ को रिहाई मिली, इमरान खान को भी रिहाई दिलवाई जाए। अब नवाज शरीफ को तो रिहाई कैसे मिली थी? मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था कि जो हमारे मुअज़्ज़िज़ दोस्त हैं पीटीआई के, उनके बकौल तो नवाज शरीफ को कोई डील करके मिली थी और उसको तो ये बहुत बुरा समझते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इमरान खान साहब की अगर रिहाई होगी मौजूदा हालात में, हम्म। तो वो ज़ाहिर किसी न किसी यकीन दहानी की सूरत में होगी ना, उसके बगैर तो रिहाई नहीं हो सकती। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की जो रिहाई है, ये कोई लीगल प्रोसेस है या किसी सियासी टाइमिंग के साथ जुड़ी हुई कोई स्ट्रेटजी है? देखिए, ये सारा सियासत है। नवाज शरीफ का पकड़ा जाना, पनामा केस बनना, पनामा में से अकामा का निकलना, ये सब सियासत थी। सियासत या इंतकामी सियासत? दोनों ही चीज़ें आप कह लेना कि उसको फिर ज़रा इमरान खान साहब की उस वक्त ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ जेल में रहें। और तो आपके ख्याल में ये किसने शुरू किया है वैसे, ये इंतकामी सियासत? देखिए, ये तो अगर आप जाएं तो 90 की दहाई में नवाज शरीफ बेनज़ीर की सियासत, वो भी इंतकामी सियासत थी। उसके बाद इमरान खान का मिशन जब लॉन्च हुआ कि इमरान खान को हमने लेके आना है, तो उसमें ज़्यादा कुछ स्पेस तो क्रिएट कर रही थी और नवाज शरीफ पंजाब में जकड़ मजबूत थी। उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए नवाज शरीफ को डेंट पहुंचाया गया और डेंट पहुंचाने के लिए ऑब्वियसली करप्शन का एक टैग लगाया गया। करप्शन कहीं से ना मिली तो पनामा का एक पूरा नैरेटिव घड़ा गया। और मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ के लंदन के फ्लैट्स जो है ना वो कोई जायज कमाई से, हाँ कुछ जायज़ कमाई से हैं। ज़ाहिर है उस पर क्वेश्चन उठते हैं और नवाज शरीफ साहब ने उसका जवाब भी कोई नहीं दिया। हाँ, वो मनी ट्रेल उसका वो नहीं दे सके, ये तो उनको मानना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो फैसला आया, उस फैसले में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ था कि ये जो फ्लैट हैं ये करप्शन से खरीदे गए, कहाँ से खरीदे गए। वहाँ इन्होंने अकामा निकाल लिया था। अच्छा अकामा चलें, उस तरफ हम बाद में आएंगे। मुझे ये बताएं कि आपने जैसा कि कहा ना कि 90 की दहाई से ये चीज़ चलती हुई आ रही है, मगर उस वक्त शायद इतनी सरगर्मी से नहीं हो रही थी और उस वक्त मीडिया भी इतना ज़्यादा नहीं था। कोई एक पीटीवी चैनल हुआ करता था, रेडियो पाकिस्तान होता था। तो आप क्या समझते हैं कि जिसको काम तपना कहते हैं, ये कब तपा सही? जब से सोशल मीडिया आया। देखिए, आप इस बात से एग्री करें या ना करें, इमरान खान सोशल मीडिया के हीरो हैं। 2014 से ये ज्यादा नहीं बढ़ा है काम? नहीं, ये इमरान खान को सोशल मीडिया का अदराक हो गया था 2008-9 में, जब ट्विटर आया और फेसबुक नया नया शुरू हुआ। तो इमरान खान को एहसास होगा कि नेक्स्ट जो जनरेशन है ना वो सोशल मीडिया को ही फॉलो करेगी और सोशल मीडिया ट्रेंड्स को ही देखेगी। देखें, अब हर एक के पास टाइम नहीं है कि जलसों में जाएगा, लोगों की बातें सुनेगा, डोर टू डोर कंपेन करेगा। तो खान साहब को एहसास हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है।
तो उन्होंने यानी इसको एक बाकायदा सोशल मीडिया वॉरफेयर बना दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इन्वेस्ट किया हम्म। और आज वो उसका फल भी खा रहे हैं। और किसी और जमात ने उस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया। उसके बाद ज़ाहिर मरीम नवाज ने मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया विंग लॉन्च किया, उसके ऊपर उन्होंने कोशिश की कि उसको थोड़ा आगे लेके जाया जाए, उसको मजबूत किया जाए, उसको थोड़ा बहुत उनको कामयाबी भी मिली। ज़ाहिर उस वक्त नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और PM हाउस का बजट भी यूज़ होता था उसमें। लेकिन जो इमरान खान को सोशल मीडिया से कामयाबियाँ मिली हैं वो शायद उसका 50% भी कोई और जमात नहीं ले सकती। तो उन कामयाबियों के पीछे उनका स्पोर्ट्समैन होना भी मायने रखता है ना? नहीं नहीं, ये स्पोर्ट्समैन तो वो 90s में थे ना यार, स्पोर्ट्समैन तो उसके बाद खत्म हो गए। हम्म। देखिए 90s के बाद इमरान खान साहब सियासत में आ गए ना। जब सियासत में आए और आखिर उन्होंने स्ट्रगल शुरू की, जमाइमा खान के ऊपर केसेस बने, उसके बाद इमरान खान साहब की पूरी स्ट्रगल है हमारे सामने। तो वो स्पोर्ट्समैन के बाद वो सियासतदान बने, सियासत में आए, सियासत में आके उन्होंने मारें खाई, धक्के खाए, जीरो से शुरू किया और उनकी बड़ी स्ट्रगल है। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार इमरान खान की कोई स्ट्रगल ही नहीं है, ऐसे ही उठ के वो आज हीरो नहीं, 4-4 महीने तक धरने को जारी रखना भी तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। बहुत बड़ी स्ट्रगल है, चाहे उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी उस टाइम की। लेकिन 4 महीने तक वहां बैठना, डेली तकरीरें करना, लोगों को मोटिवेट करना। फैसल साहब, मैं उस धरने में बहुत दफा गया, एक दफा नहीं। और मैंने एहतजाजी बन के? अच्छा, नहीं, एज अ मीडिया पर्सन। अच्छा। और मैंने देखा कि नीचे कंटेनर के नीचे लोग खड़े होते थे, 200-300, ऊपर कंटेनर के ऊपर 150 बंदा था। जी, मैंने खुद भी देखा हुआ है। और खान साहब जिस तरह से, जिस यकीन के साथ ऊपर खड़े होकर तकरीर करते थे, तो लगता था कि नीचे हजारों का समंदर है। भाईजान, उन्होंने एक पूरा माहौल बना दिया था जाहिर है उस वक्त। ज़ाहिर उसमें शुरू में तो उनको तारुल कादरी साहब की सपोर्ट हासिल थी। और तारुल कादरी साहब के धरने में आपको पता है 50 से 50 लोग आए थे और 5-7 हज़ार 8 हज़ार लोगों ने वहाँ कैंपिंग कर ली थी, जिनको थोड़े बहुत पैसे भी मिलते थे, जो कि उनके फॉलोअर भी थे, तो वो रहे। लेकिन उनके जाने के बाद भी सबको ये लगता था खान साहब आज चले गए, कल चले गए। खान साहब उसके बावजूद बैठे रहे। अच्छा रिजवान साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को अगर रिहाई मिल जाती है तो उनको अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखने की इजाज़त मिल जाएगी या फिर उनकी रिहाई भी रिस्ट्रिक्टेड ही होगी? ये आपने पते की बात की। मैं वही बात जहाँ से हमने आगाज़ किया था कि नवाज शरीफ को रिहाई मिली थी तो उसकी कुछ शराइत थी। अब इमरान खान को रिहाई एस्टेब्लिशमेंट नहीं देगी। देखिए ये फ़र्क है नवाज शरीफ की रिहाई में और इमरान खान की रिहाई में। क्या फ़र्क है? उस वक्त नवाज शरीफ की रिहाई एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाई थी, पूरा रोल एस्टेब्लिशमेंट ने प्ले किया। प्लेटलेट्स गिरना, डॉक्टरों को मैनेज करना, हर चीज़, पूरा सरकारी रिकॉर्ड मैनेज करना वो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। पूरा आपको पता है, आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो एक पूरा विंग था जो कि पूरा ये चीज़ें कंट्रोल कर रहा था। बाजवा साहब उसको देख रहे थे और बाजवा साहब ने उसके बदले में एक्सटेंशन ली। अब मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इस मामले में नहीं पढ़ रहे। वो कह रहे हैं कि अगर आपको रिहाई चाहिए, अगर आप आज़ादी चाहते हैं, हुकूमत से डील करें। यानी कि ये फ़र्क है। अब इमरान खान साहब को रिहाई चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है, मतलब कह रहे हैं आपस में मुक लो। ये मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा इनका नहीं, बहुत ज़बरदस्त बात है। आर्मी चीफ को इसका क्रेडिट देना चाहिए। वो चाहते तो वो औजार है, हुकूमत को साइड पे करें। यह बहुत बड़ी बात है कि वो अपनी नाक इसमें नहीं घुसा रहे ना, ये बड़ी बात है रिजवान। देखिए इसका लॉन्ग टर्म में फैसल साहब पाकिस्तान को फायदा होगा, बहुत फायदा अगर ये सियासतदान मिल। देखिए इमरान खान साहब ये बहुत पहले हो जाता। इमरान खान साहब बहुत पहले अगर टेबल पे आ जाते तो ये मामला बहुत पहले सेटल हो जाते। ये जनरल आसिम मुनीर साहब का ये अव्वल दिन से ये फैसला है कि मैंने सियासत में नहीं आना। ये हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स ने पढ़ा दिया, वो उनका जी पर्सनल कोई वेनिडेटा है, वो इमरान खान को बर्दाश्त करने की तैयार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। आर्मी चीफ अव्वल रोज से इमरान खान के मामले में साइड पे थे। अब इमरान देखिए ना, दो बंदे, अब एक बंदा आपसे मैं आपसे लड़ना नहीं चाह रहा, आप धक्के से मुझसे लड़ाई लेना चाह रहे हैं, धक्के से पंगे ले रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा। आर्मी चीफ पूरे मामले में खामोश थे। इमरान खान साहब ने खुद ही लड़ाई शुरू की, खुद ही इसको पीक पे लेके गए, खुद ही फिर 9 मई किया। अब 9 मई के कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो हुआ ये 9 मई के बाद हुआ। मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। जिस दिन आर्मी चीफ का तकर्रर होना था, ये शुरू की बात है, नवंबर की बात है, तो पीटीआई के लीडर्स ये कहते थे कि हमें डर है जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ न बन जाए। उनकी तैनाती रुकवाने के लिए इमरान खान साहब धरना लेके आए। तो ये सारी लड़ाई इमरान खान साहब ने शुरू की। आर्मी चीफ ने अव्वल रोज से अमन की कोशिश की है, सुलह की कोशिश की है,
और शायद अब इमरान खान को इसका इसके एहसास हो। बावजूद क्यों रुकवाना चाहते थे उनकी तैनाती को? जनरल इमरान बाजवा खान साहब। जनरल बाजवा साहब चाहते थे उनको एक्सटेंशन मिल जाए, हम्म, और खान साहब बदकिस्मती से उनके हाथों में खेले। देखिए, सियासतदान का काम ये नहीं है कि इस तरह किसी देखिए के हाथों में सियासत खेले का इसका मतलब मानो। यही है ना कि आप अपने काम से काम रखें, फौज अपने काम से काम बिल्कुल। रखती है, और जैसे ये अभी मैं रखें। आपको कह रहा हूँ, ये नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं आर्मी चीफ। अभी देखें आप, अभी इंडिया को जो सबक सिखाया है, जनरल बाजवा साहब तो कहते थे हमारे टैंकों में तेल ही नहीं है। बाजवा साहब पॉलिटिसाइज हो गए थे ना, ये प्रोफेशनलिज्म के साथ चल रहे हैं। अच्छा रिजवान साहब, एक जाते जाते बात बताइएगा कि पिछले साल 9 मई को एक सान्या हुआ था और इस बार 10 मई को हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों एक ही थाली के सिलसिले की चट्टे बट्टे कड़ियां। थे और दोनों ने सबक सीख लिया है, मेरा ख्याल है। तो 9 मई वालों के साथ तो सुलह हो जाएगी, 10 मई वालों को माफ नहीं करेंगे। तो आगे जो खबरें आ रही हैं 10 मई वालों के हवाले से कि देखिए, जी दोबारा 35 पंगा के लेंगे। करीब कोई इनके कंटेनर्स आए हैं, तो वो क्या कहते हैं? ये कंटेनरों से अगर जंगें लड़ी जाती हैं तो फिर आप फेल भी लड़ सकते थे। ये जज्बे से लड़ी जाती हैं, ये दिल से लड़ी जाती हैं, और जज्बे की कमी है। अब तो एतमाद और भी मजरूह हो चुका है, और हमारे पास तो खबरें हैं कि वहाँ सिख फौजी बगावत करें और सिख नहीं लड़ेंगे। और अगर ये इन्होंने लड़ने की कोशिश की तो सिखों की तरफ से इनको जो रद्द अमल आएगा मोदी साहब भूल जाएंगे। क्या पैगाम देना चाहते हैं आखिर में? मैं मोदी साहब को यही कहूँगा कि पंगा ना लो, मेहरबानी करो। ये जो तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत बच गई है ना, ये भी गवा बैठो। आप उसको वैसे इज्जत समझते हैं जो बची है उनकी? इंडिया की हद तक थोड़ी बहुत है ना, नैरेटिव एक बिल्ड किया हुआ है। आरएसएस और शिवसेना की हद हाँ, तक। उनकी नज़रों में थोड़ा बहुत है, वो भी खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।